Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is JCAT recalls. तो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जी प्रोटीन्स. तो जो जी प्रोटीन्स होती है ये रिसेप्टर और सेकंड मैसेंजर इन दोनों के दरमियान रास्ते का काम करती है. अब एग्जाम के अंदर जी प्रोटीन्स की टाइप्स के बारे में पूछा जाएगा और इनके साथ ये कौन से रिसेप्टर से एसोसिएटेड होती है ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा. तो रट्टा मारना. जो जी क्यू होती है, जी क्यू ऐसी जी प्रोटीन है जो IP3 डैग मैकेनिज़्म कैल्शियम वाले मैकेनिज़्म से काम करती है. और कौन से हार्मोन्स इनको शो करते हैं या कौन से रिसेप्टर से एसोसिएटेड होती है. मिमोनिक इज हैव एम यानी हैव M&M. इसका क्या मतलब. हैव में क्या होगा एच से बनेगा H1 हिस्टामिन का रिसेप्टर. ए से बनेगा अल्फा 1. वी से बनेगा V1. M&M यानी M1 और M3. तो जी क्यू प्रोटीन H1 अल्फा 1 V1 M1 M3. कुछ होती है GS स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन जो साइक्लिक EMP को बढ़ा देती है. एग्जाम्पल्स आर बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर, डोपामिन D1 H2 V2. और कुछ GI होती है इनहिबिटरी जी प्रोटीन होती है जो साइक्लिक EMP को कम करती है. मिमोनिक इज मैड MAD. M से M2, A से A2, D से D2. नेक्स्ट इज ड्राई आइज ड्राई माउथ. ये पढ़ के मेरे जहन में आता है शोगरान सिंड्रोम. अब शोगरान सिंड्रोम में आपने क्या करना है, सिक्रीशन को बढ़ाना है. तो ऐसी ड्रग देनी है जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है. तो बेस्ट ड्रग यूज इज पाइलोकार्पिन. लेकिन वो ऑप्शन में ना हो तो सिवेमिलिन आपने रखना है. व्हाट इज दिस. दिस इज डायरेक्ट मस्क्रीनिक एगोनिस्ट. डायरेक्ट मस्क्रीनिक एगोनिस्ट. मेन ड्रग इज पाइलोकार्पिन. और याद रखना कि जो पाइलोकार्पिन होती है ओपन एंगल ग्लोकोमा के अंदर क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज ये सिलरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराती है. और क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा में क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज ये स्फिंक्टर प्यूपिलाई मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाती है. एंड दिस कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड दिस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा एंड शोग्रान सिंड्रोम. नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रैक्टिक कोलिस्टेसिस. कोलिस्टेसिस का मतलब है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस. कोलिस्टेसिस का मतलब है कि बाइल का फ्लो नहीं है. जब भी आपको कोलिस्टेसिस मिले तो आपने दो डिजीज रट्टा मारने हैं, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस या प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस. क्लियर. अब एक बात रट्टा मारना, अगर कोलिस्टेसिस है 30 से लेकर 40 साल वाली फीमेल है, उसको प्रूराइटिस हो रहा है, फटीग हो रहा है, तो आपने कहाँ जाना है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के अंदर. ठीक हो गया. और ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो इसमें एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी और IgM एंटीबॉडी मिलती है. एंड ड्रग ऑफ चॉइस इज उर्साडायोल विच डिक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल सिक्रेशन फ्रॉम लिवर. सही हो गया. नेक्स्ट इज पेशेंट जिसके LFTs डिरेंज है. रेस्ट ELP रेस्ट है और GGT रेस्ट है. डैट मीन्स पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है. तो इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं एंटी LKM एंटीबॉडी. ये तो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में करवाते होते हैं. ERCP इज बेस्ट बिकॉज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कोई स्टोन होगा तो उसके डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक दोनों के लिए ERCP कर सकते हैं. CBD स्टोन के लिए. वंस अगेन एक यंग फीमेल है जिसको जॉइंट पेन है और मॉर्निंग स्टिफनेस है. जब भी मॉर्निंग स्टिफनेस 1 घंटे से ज़्यादा की हो और एक्टिविटी करने से ठीक हो जाए तो आपने कहाँ पे जाना है, रूमेटाइड आर्थराइटिस में जाना है. कहाँ पे जाना है, रूमेटाइड आर्थराइटिस में. और इसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, RF होता है और एंटी-CCP. जो RF होता है ये IgM एंटीबॉडी होती है अगेंस्ट FC पोर्शन ऑफ IgG. ये सेंसिटिविटी के लिए या स्क्रीनिंग के लिए और डायग्नोसिस के लिए एंटी-CCP एंटीबॉडी. और रट्टा मारना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस HLA DR4 में देखने को मिलता है. कब सस्पेक्ट करना है, जब आपको पॉली आर्थराइटिस की हिस्ट्री है, मॉर्निंग स्टिफनेस 1 घंटे से ज़्यादा की है और जो काम करने से ठीक हो जाती है. और एक और बात याद रखना कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस डज नॉट इन्वॉल्व डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट और फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट. एंड ड्रग ऑफ चॉइस इज मिथोट्रेक्सेट. ओल्ड वुमेन विथ जॉइंट पेन. तो बूढ़े लोगों में अगर जॉइंट पेन है, बड़े बड़े जॉइंट्स लाइक नी का है, हिप का पेन है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है विच इज़ कॉल्ड डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज. क्लियर. इसमें जो पेन होता है बड़े बड़े जॉइंट्स में होगा आफ्टर यूज़, यानी एट द एंड ऑफ द डे पेन होगा और ये रेस्ट करने पे ठीक हो जाएगा. टांगे टेढ़ी भी हो सकती है, लेग्स की बोइंग आपको देखने को मिल सकती है. लेकिन एक बात याद रख लेना
कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट को इन्वॉल्व करेगा, लेकिन मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट को इन्वॉल्व नहीं करेगा। नर्व डैमेज विद द शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस, अब ह्यूमरस के फ्रैक्चर से नर्व आपने रट्टा मारनी है। लाइक अगर सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर है या शोल्डर की एंटीरियर डिसलोकेशन है तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होगी, जिसकी वजह से डेल्टॉइड की पैरालिसिस होगी और आप एबडक्शन नहीं कर सकते 15 से लेकर 90 डिग्री की। अगर शैफ्ट का फ्रैक्चर है तो रेडियल नर्व डैमेज होगी, जिसकी वजह से रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर है तो मीडियन नर्व डैमेज होगी, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, एप हैंड डिफॉर्मिटी वगैरह देखने को मिलेगी। क्लियर। और हैंड ऑफ बेनेडिक्शन वगैरह ये भी देखने को मिल सकता है। और लास्ट में मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे अल्नर नर्व होती है, जिसके डैमेज होने की वजह से क्ला हैंड हो जाएगा। मसल सपेयर्ड इन अर्ब्स पैरालिसिस, अब अर्ब्स पैरालिसिस में मसल कौन सा सपेयर्ड होता है ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है। तो जो अर्ब्स ड्यूशेन पाल्सी है इसमें अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस ये डैमेज होता है। लीजन ऑफ अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस इज कॉल्ड अर्ब्स ड्यूशेन पाल्सी। और ये कब डैमेज होती है, इन्फेंट्स में अगर लैटरल ट्रैक्शन अप्लाई करें, और अडल्ट्स में क्या होगा, जब भी हेड और शोल्डर इसके दरमियान एंगल ज़्यादा होगा। अब इसके अंदर रट्टा मारना कि इसमें आप के कौन से 3 मसल डैमेज होते हैं, तो मिमोनिकिस DIBS डिप्स, D से डेल्टॉइड, I से इंफ्रास्पाइनेटस, B से बाइसेप्स ब्रेकियाई और S से सुप्रास्पाइनेटस। ये 4 मसल होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, और जो नहीं होंगे वो सारे इसके अलावा होंगे। ठीक हो गया। और पोजीशन कैसी होती है, आर्म की पोजीशन कैसी होगी, एडक्टेड आर्म होगा, मीडियली रोटेटेड आर्म होगा, एक्सटेंडेड होगा, प्रोनेटेड होगा, जस्ट लाइक वेटर टिप पोजीशन। नेक्स्ट इज जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स होते हैं उनके मतलब जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट है वो किस कैटेगरी का जॉइंट है, तो ये आ जाएगा आपका सैडल वैरायटी ऑफ जॉइंट का। अब जो जॉइंट्स है जनरल एनाटॉमी के अंदर पूछा जाता है टाइप्स ऑफ जॉइंट का, कि कौन सा जॉइंट किस कैटेगरी का है। सही हो गया। और इनके एग्जांपल्स पूछी जाती है। तो एक बात रट्टा मारना कि जो जॉइंट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, फाइब्रस होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं और साइनोवियल होते हैं। एग्जाम के अंदर साइनोवियल की एग्जाम्पल्स पूछी जाएगी। साइनोवियल वो जॉइंट्स हैं जिनके अंदर साइनोवियल कैविटी होती है। अब रट्टा मारना जो बाल एंड सॉकेट जॉइंट है वो आपके 3 जॉइंट है। नंबर 1 हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट और स्टेपीज और इनकस के दरमियान जो जॉइंट होता है वो बाल एंड सॉकेट है। जो हिंज जॉइंट है उसमें 2 एग्जाम्पल है, एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट। इसके बाद जो पाइवट जॉइंट है, पाइवट वाला, वो प्रोक्सिमल और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट है। एटलैंटो एक्सियल जॉइंट है, ये वो जॉइंट है जिसकी वजह से आप नो बनाते हैं। सही हो गया। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। तो पाइवट जॉइंट में रेडियो अल्नर जॉइंट और एटलैंटो एक्सियल जॉइंट। सही हो गया। जो सैडल जॉइंट है उसमें सिर्फ कार्पो मेटाकार्पल आते हैं। जो प्लेन जॉइंट है या ग्लाइडिंग जॉइंट है उसमें सैक्रो इलियक जॉइंट आते हैं। और जो इलिप्सॉइड है उसमें रिस्ट आता है और मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स आते हैं। जो इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स होते हैं वो हिंज वैरायटी के होते हैं वो भी। सही हो गया। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो उम्मीद है कि ऑलमोस्ट हो गया हमारा। तो सैडल वैरायटी में आपका कार्पो मेटाकार्पल आ जाएगा, जबकि मेटाकार्पोफ्लेंजियल इलिप्सॉइडल होता है और इंटरफ्लेंजियल हिंज टाइप का होता है। नेक्स्ट इज बोन विद इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। तो जो स्कल की बोन्स होती है ना उनमें कौन सी ऑसिफिकेशन होती है, ये इजीएस्ट सोल्यूशन है कि जो स्कल की बोन्स हैं उनमें कौन सी होती है, इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है। जो लिम्स की बोन है उसमें एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन होती है। लेकिन रट्टा मारना 4 बोन्स ऐसी है जिसमें दोनों ऑसिफिकेशन मिलेगी, मेम्ब्रेनस भी और कार्टिलेजिनस भी। मिमोनिक इज मोस्ट, M से मैंडिबल, O से ऑक्सीपिटल, S से सफिनॉइड और T से टेम्पोरल। जो इंट्रा मेम्ब्रेनस है उसकी एग्जांपल मैंने दे दी है, क्लैविकल, फेस की बोन्स, मैक्सिला, जाइगोमैटिक, नेजल, लैक्रिमल, स्कल की सारी बोन्स वगैरह। जबकि एंडोकॉन्ड्रियल में सारी लॉन्ग बोन्स की एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन होती है, एक्सेप्शन इज क्लैविकल। नेक्स्ट इज कौन सा स्ट्रक्चर हिप जॉइंट को स्टेबिलाइज करता है, आंसर इज प्यूबोफेमोरल लिगामेंट। क्लियर।
लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है वो आई थिंक सो हमारा इलियोफीमोरल लिगामेंट है। हमारी पूरी बॉडी में जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है वो मुझे लगता है इलियोफेमरल लिगामेंट होता है। लेकिन अगर हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें प्यूबोफेमरल लिगामेंट भी आता है। सही हो गया। मैं फिर भी एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ बुक वगैरह से ताकि कोई कन्फ्यूजन वगैरह ना हो। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। तो तीन लिगामेंट्स होते हैं, इलियोफेमरल, इस्कियोफेमरल और प्यूबोफेमरल। जो इलियोफेमरल है स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है। वैसे बुक में तो लिखा हुआ है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगामेंट है हिप जॉइंट का, और ये प्रिवेंट करता है हाइपर एक्सटेंशन को और लैटरल रोटेशन को। जो इस्कियोफेमरल है ये वीकेस्ट लिगामेंट है, ये मीडियल रोटेशन को प्रिवेंट करता है। जबकि प्यूबोफेमरल ट्रायंगुलर है, ये एबडक्शन को या लैटरल रोटेशन को प्रिवेंट करता है। सही है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ डॉर्सीफ्लेक्शन। तो डॉर्सीफ्लेक्शन लॉस हो चुकी है विच इज़ कॉल्ड फुट ड्रॉप। और तो कौन सी नर्व डैमेज होगी? कॉमन पिरोनियल नर्व। तो इसका एमसीक्यू पॉइंट ये आता है कि कॉमन पिरोनियल नर्व नेक और फिबुला के अराउंड पड़ी हुई होती है। इसकी दो ब्रांचेज होती है, एक होती है डीप पेरोनियल नर्व, दूसरी है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। जो डीप पेरोनियल नर्व है उसने डॉर्सीफ्लेक्शन करवानी है और फर्स्ट और सेकंड टो के दरमियान सेंसरी सप्लाई है। जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है उसने क्या करवानी है? ईवर्जन करवानी है और डॉर्सम ऑफ फुट को सप्लाई करना होता है। बिग टो की स्वेलिंग है, रेडनेस है। तो जो फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होती है वो गाउट में देखने को मिलती है विच इज़ कॉल्ड पोडेग्रा। और गाउट के क्रिस्टल्स कैसे होते हैं? नेगेटिवली बायरिफ्रिंजेंट होते हैं। सही हो गया, क्लियर। नीडल शेप होते हैं, नेगेटिवली बायरिफ्रिंजेंट आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज फेशियल रैश। तो जो मैलर रैश होता है जो नेजियो लेबियल फोल्ड को सपेयर करेगा, डिस्क्वाइट रैश होता है, एसएलई में देखने को मिलता है। एंड एसएलई इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और एसएलई क्यों होती है? एसएलई होती है अर्ली कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट इज मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ ल्यूजोनीला। तो जो ल्यूजोनीला होता है वो कैसे फैलता है? तो ये पानी के ज़रिए फैलता है। तो जो एयर कंडीशनर में, होटल्स में या हॉस्टल्स में जो बंदे रहते होते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम के एक्सपोजर की वजह से ल्यूजिनिला निमोफिला फैलता है। तो ल्यूजिनिला इस ग्राम नेगेटिव होता है, ग्राम स्टेन नहीं लेता बल्कि सिल्वर स्टेन लेता है। और इसको ग्रो कराने के लिए चारकोल, यीस्ट, एगर यूज़ करना है जिसमें आयरन और सिस्टीन पड़े होते हैं। क्लियर। अब ये ट्रांसमिट कैसे होगा? इसकी ट्रांसमिशन एरोसोल ट्रांसमिशन होती है कि अगर एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, हॉट वाटर टैंक है, क्रूज शिप है, नर्सिंग होम है, उसमें आपको देखने को मिलती है। अब एक बात याद रखना कि जो ल्यूजिनिला है इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस यूरिन एंटीजन टेस्ट है और इसकी वजह से सोडियम का लेवल कम होता है, ट्रांस अमाइनेज के लेवल ज़्यादा देखने को मिलते हैं एंड इट कैन कॉज पॉन्टिक फीवर। नेक्स्ट इज 20 से लेकर 40 साल का मेल होगा जिसको बैक पेन होगा। बैक पेन कैसा होगा कि रात के वक्त वर्स हो जाता है, एक्टिविटी करने से ठीक हो जाता है, रेस्ट लेने से वर्स हो जाता है। और इसमें शोबर टेस्ट पॉजिटिव होता है। शोबर टेस्ट के अंदर आप फ्लेक्शन वगैरह करते हैं और वो नहीं हो पाती स्पाइन की, तो ये एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में देखने को मिलता है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज HLA-B27 सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी होती है। और एक और बात रट्टा मारना, इसमें आपको बैम्बू स्पाइन देखने को मिलेगा और आपको रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ भी देखने को मिल सकता है, यूवीआइटिस और एयोर्टिक रिगर्जिटेशन भी होगा। साइट ऑफ लीवर बायोप्सी तो ये बहुत दफ़ा पूछा गया है। 9th 10th इंटरकोस्टल स्पेस इन द मिड क्लैविकुलर लाइन, तो इसको रट्टा मार लेना। रीजंस ऑफ एवी नोडल डिले। अब एवी नोड में डिले क्यों होता है? बिकॉज एवी नोड में गैप जंक्शंस कम होते हैं। ये डिले कितना होता है? 0.1 सेकेंड का डिले होता है। और ये डिले इसलिए होता है ताकि वेंट्रिकल्स की फीलिंग सही से अच्छे से हो सके। क्लियर। तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। तो आई थिंक सो चलो 50 तक कर लेते हैं। मैंने कहा शायद हम नेक्स्ट पार्ट बना लें। क्लियर। चलो जो स्टेम सेल्स होते हैं फीटस में वो कहाँ से डिराइव्ड होते हैं? आंसर इज साइटोट्रोफोब्लास्ट। लेकिन जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाला है उसका फंक्शन वो कौन सा है? सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। तो दो तरह के सेल्स आपने रट्टा मारना है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। क्लियर। जो साइटोट्रोफोब्लास्ट इनर लेयर होती है
और ये सेल क्रिएट करती है। सिंसिटियो आउटर सेल होते हैं, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, लाइक बीटा एससीजी प्रोड्यूस करेगा। बीटा एससीजी क्या करेगा, कॉर्पस लूटियम को स्टिमुलेट करेगा कि वो प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करे। और एक और बात रट्टा मार लेना, सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट में MHC1 मॉलिक्यूल नहीं होते, दैट इज़ वाई जो मैटरनल इम्यून सिस्टम है वो अटैक नहीं कर सकता फीटस को। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन टेराटोजेनिक फॉर होलोप्रोसेनसेफली, तो आंसर क्या होगा, विटामिन ए। जो रेटिनॉइड्स होते हैं वो करवा देंगे होलोप्रोसेनसेफली, सही हो गया, क्लियर, होलोप्रोसेनसेफली। वैसे होलोप्रोसेनसेफली अल्कोहल की वजह से भी हो सकती है। बुक में लिखा हुआ है कि होलोप्रोसेनसेफली में अकर इन सम सीवियर प्रेजेंटेशन, लेकिन अब इसको फॉलो करें तो आइसोट्राइटिनोइन, चलो क्योंकि बुक में लिखा है कि क्रेनियोफेशियल इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन रट्टा मारना कि ये माइक्रोशिया करवाता है विटामिन ए, CNS कार्डिक और थाइमस के डिफेक्ट करवाता है आइसोट्राइटिनोइन, लेकिन ये होलोप्रोसेनसेफली अल्कोहल की वजह से भी हो सकती है। और होलोप्रोसेनसेफली आपको पैटियो सिंड्रोम में भी देखने को मिल सकती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज जो बर्ड बीक अपीयरेंस है, बर्ड बीक अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है एक्लेजिया कार्डिया में, और ये बेरियम स्वालो में देखने को मिलती है। एक्लेजिया कार्डिया में टिपिकल हिस्ट्री क्या होगी, डिस्फेजिया लिक्विड्स और सॉलिड्स दोनों के लिए होगा, लेकिन लिक्विड्स के लिए ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। और इसके अंदर जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन VIP, और इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, शगास डिजीज़, क्लियर, या फिर एक्स्ट्रा इसोफेजियल मैलिग्नेंसी, सही हो गया। बट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज मैनोमेट्री। नेक्स्ट इज व्हाट एबोलिशेस रिसेप्टिव रिलैक्सेशन ऑफ स्टोमक। रिसेप्टिव रिलैक्सेशन का मतलब है कि जब स्टोमक के अंदर फूड आती है तो स्टोमक के स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाती है। दिस इज डन बाय कोलिसिस्टोकाइनिन, क्लियर। तो अब रिसेप्टिव रिलैक्सेशन का क्या मतलब है कि स्टोमक रिलैक्स नहीं हो पाएगा, यानी फूड को एकोमोडेट नहीं कर पाएगा, क्लियर, सही हो गया। तो ये आपने रट्टा मार लेना है। तो ये किसका रोल आ जाएगा, ये आपका कोलिसिस्टोकाइनिन का आ जाएगा। कोलिसिस्टोकाइनिन की फिजियोलॉजी आपको आनी चाहिए अच्छे से, क्लियर। कोलिसिस्टोकाइनिन की फिजियोलॉजी आपको अच्छे से आनी चाहिए कि जो कोलिसिस्टोकाइनिन है वो गैस्ट्रिक एपेटाइट को क्या कर देता है, कम कर देता है, जबकि जो आपका होता है दूसरा हार्मोन गैस्ट्रिन, वो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को या एपेटाइट को बढ़ा देता है। नेक्स्ट इज फीमेल विथ फैट इन स्टूल, यानी स्टीटोरिया है बट नेगेटिव फॉर सीलियक डिजीज। बायोप्सी की है तो म्यूकोजा बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन स्टीटोरिया हो रहा है। तो स्टीटोरिया के कॉजेस में सीलियक डिजीज के अलावा विपल्स डिजीज और पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, ये डिजीज आपने रूल आउट करने होते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट इज अच्छा, पेनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी इज ड्यू टू क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस या सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज जो और रॉड्स होते हैं माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव, तो ये AML M3 जिसमें PML रारा ट्रांसलोकेशन होती है, 15-17 ट्रांसलोकेशन होती है, ये DIC करवा देता है और इसका ट्रीटमेंट होता है आल ट्रांस रेटिनोइक एसिड और आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड, ये यूज़ करते हैं, क्लियर। और DIC इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। इसके रिस्क फैक्टर में बेंजीन, रेडिएशन, अल्काइलेटिंग, कीमोथेरेपी या माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर आ जाते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से हाई आउटपुट हार्ट फेलियर हो सकता है बिकॉज टिश्यूज़ की डिमांड वगैरह मतलब अनीमिया हुआ है ना, तो अनीमिया में क्या होगा, ऑक्सीजन की डिलीवरी कम है, वेजोडाइलेशन होती है, हाई आउटपुट हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, सही हो गया। हाई आउटपुट हार्ट फेलियर कैन आल्सो बी ड्यू टू बेरी एंड आल्सो बी ड्यू टू पेजेट डिजीज या हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट इज पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ सन एक्सपोजर है और एक लीजन है जिसका साइज और कलर में चेंजेस आना शुरू हो रहा है, तो बेस्ट आंसर इज मैलिग्नेंट मेलानोमा, आंसर इज मैलिग्नेंट मेलानोमा, क्लियर। अब सन एक्सपोजर की वजह से तीनों कैंसर हो सकते हैं, बेजल सेल भी हो सकता है, स्क्वेमस सेल भी हो सकता है, मेलानोमा भी हो सकता है, लेकिन मेलानोमा को डायग्नोज करने के लिए ABCDE देखनी है। A से एसिमेट्री, B से बॉर्डर्स इरेगुलरिटी, C से कलर वेरिएशन, D से डायमीटर 6 से ज़्यादा हो, E से एवोल्यूशन देखनी चाहिए। ट्यूमर मार्कर S100 होता है और इसकी जो
प्रोग्नोसिस होता है वो ब्रेसलो थिकनेस पे डिपेंड करता है, जिसमें डेप्थ ऑफ ट्यूमर को देखा जाता होता है। क्लियर, सही हो गया। और इसके 4 टाइप्स होती है, सुपरफिशियल, स्प्रेडिंग, नोड्यूलर, लेंटिगो मैलिग्ना, एक्रल लेंटिजियस। बस ये रट्टा मारना, मैलिग्नेंट मेलानोमा के अंदर ब्रैफ काइनेज जीन की म्यूटेशन होती है एंड ट्रीटमेंट इज इम्यूनोथेरेपी लाइक इपिलीमुमाब या ब्राफ इनहिबिटर यूज़ करते हैं, जिसमें विमोराफिनिब आता है। विमोराफिनिब, आई नो काफ़ी मुश्किल है। इसके बाद वुंड रिमेन 10% ऑफ ओरिजिनल साइज विद इन द 6 वीक ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोफाइब्रोब्लास्ट। तो 6 वीक में क्या होता है, एक बात याद रखना कि जो वुंड स्ट्रेंथ है वो कभी भी 100% वापस नहीं आती। क्लियर, 70 to 80% जो स्ट्रेंथ आती है वो 3 मंथ पे आती है, लेकिन 100% स्ट्रेंथ कभी भी वापस नहीं आती। सही हो गया। और एक और बात याद रख लेना कि 6 वीक्स यानी अगर 6 वीक का मतलब क्या है, आप रीमॉडलिंग फेज के अंदर है। कौन से फेज के अंदर है? रीमॉडलिंग फेज के अंदर है। रीमॉडलिंग फेज के अंदर टाइप 3 कोलेजन टाइप 1 से रिप्लेस किया जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है, कोलाजिनेस जिसको जिंक चाहिए ये रिक्वायरमेंट होती है, एंड दिस इज डन बाय फाइब्रोब्लास्ट एंड मायोफाइब्रोब्लास्ट। क्लियर, रैश ऑन लेग्स जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है और हार्ट डिजीज भी है। ओके, दिस इज वेरी ट्रिकी एमसीक्यू और इसने बताया हुआ है दिस इज रिथिमा नोडोजम। रिथिमा नोडोजम में नोड्यूलर रैश होता है ऑन द एक्सटेंसर सरफेस। तो ये पॉइंट तो मिल जाता है कि एरिथीमा नोडोजम है कि, लेकिन एरिथीमा नोडोजम सिर्फ एक कंडीशन में नहीं होता, बल्कि वो बहुत सारी कंडीशंस में आपको देखने को मिलता होता है। सही हो गया। तो एक पार्टिकुलर कंडीशन नहीं है जिसमें एरिथीमा नोडोजम आपको देखने को मिले। क्लियर, तो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें एरिथीमा नोडोजम होता है, मैंने निमोनिक लिखा हुआ था, मैं वहीं से आपको बता देता हूँ देखकर। एरिथीमा नोडोजम की कॉजेस, तो जो एरिथीमा नोडोजम है इसका मतलब है एक्यूट पैनिकुलाइटिस यानी सबक्यूटेनियस फैट की इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। अब उसके कॉजेस के अंदर निमोनिक इज सोर शिन, एस से स्ट्रेप्टोकोकस, ओ से ओसीपी, आर से रिकेट्सिया, ई से एपोनिमस मतलब ये बेशर डिजीज बनेगा, एस से सल्फोनामाइड और पेनिसिलिन्स जो क्यूटेनियस स्मॉल वेसल वास्कुलाइटिस करवाती है, हैंसन डिजीज जिसको लेप्रोसी कहते हैं, हिस्टोप्लाज्मा, आईबीडी, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और सार्कोइडोसिस। तो अब समझ आ गया होगा ये कौन सा डिजीज़ है, ये सार्कोइडोसिस है। सार्कोइडोसिस का जॉइंट्स पे तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हार्ट पे क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलता है सार्कोइडोसिस में, तो याद रख लेना कि जो सार्कोइडोसिस होता है वो क्या करवाता है हार्ट के ऊपर। सार्कोइडोसिस और हीमोक्रोमेटोसिस डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी दोनों करवाते हैं। तो ये एरिथीमा नोडोजम का था। इसके बाद है मेजर क्राइटेरिया ओवर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस ब्लड कल्चर। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए क्या चाहिए आपको? ब्लड कल्चर चाहिए। डायग्नोसिस बनाने के लिए ड्यूक्स क्राइटेरिया चाहिए। ठीक हो गया, ड्यूक्स क्राइटेरिया चाहिए जिसमें पॉजिटिव कल्चर 3 से ज़्यादा आपको देखने को मिलना चाहिए, और इसमें वास्कुलर फिनोमिना और इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना भी देखने को मिलता है। स्क्रैचिंग साउंड है, पेन ऑन इंस्पायरेशन के सांस लेने पे चेस्ट पेन हो रहा है और स्क्रैची से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। दिस इज सेन इन केस ऑफ एक्यूट पेरिकार्डाइटिस जिसको पेरिकार्डियल रब कहते हैं, फ्रिक्शन रब आ रही है। तो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के अंदर शार्प प्लूराइटिक चेस्ट पेन होता है, फ्रिक्शन रब आती है, ईसीजी कराओगे तो पीआर डिप्रेशन आएगा, डिफ्यूज एसटी सेगमेंट एलिवेशन होती है। ट्रीटमेंट के अंदर निमोनिक इज सीएनजी, सी फॉर कॉल्चिसिन, एन फॉर एनसेट, जी फॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और अगर किडनी फेलियर है तो आप डायलिसिस करवाओगे। आई थिंक लास्ट एमसीक्यू करते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट इज पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इन एस्थमा। तो एस्थमा एक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम, FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी बढ़ती है। FEV1 FVC FEV1 ओवर FVC रेशो कम हो जाती है। तो 3 चीज़ें कम, 3 चीज़ें ज़्यादा। तो आई थिंक सो इतना इनफ है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।